रात के सन्नाटे में शहर की सड़कें ठंडी पड़ चुकी थीं। मैं ईथन, उम्र सिर्फ 22 साल, लेकिन चेहरे पर जिंदगी की थकान ऐसी थी जैसे साड़ियां गुजार चुकी हों। हाथ में स्कूटर का हैंडल थामे, डिलीवरी बॉक्स पीठ पर लाड़े, मैं बस अपनी किस्मत को तक रहा था। आज भी जब मुझे वो दिन याद आता है जब हमने कॉलेज का फॉर्म भरा था। हमने वादा किया एक साथ पेइंग यूनिवर्सिटी जाएंगे, लेकिन मुझे पता था मेरे हालात क्या हैं। इसीलिए मैंने जानबूझकर चाइनीज एग्जाम में 0 स्कोर किया। 600 पॉइंट्स लाने के बाद भी मैंने पीकिंग का मौका खो दिया। और वो पढ़ने के लिए विदेश चली गई। उसे आज तक नहीं पता कि मैं कभी यूनिवर्सिटी गया ही नहीं। मैंने पढ़ाई छोड़ दी और इस स्कूटर पर लोगों को खाना पहुंचाने लगा। उसी रात मेरी आखिरी डिलीवरी थी। बारिश की वजह से सड़क पर पानी भरा था और ठंड जिस्म को चीर रही थी। जैसे ही मैंने एक मोड़ काटा, अचानक सामने से एक चमचमती स्विफ्ट रेंज रोवर बेहिसाब रफ्तार से आई। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि मुझे संभालने का मौका तक नहीं मिला। वो भारी भरकम गाड़ी मेरे स्कूटर के पिछले हिस्से से टकराई और फिर मैं सीधा झटके से सड़क पर जा गिरा। कांधे और पासलियों में ऐसा दर्द उठा जैसे हड्डियां चूर चूर हो गई हों। रेंज रोवर चिचियाते हुए रुकी। दरवाजा खुला और अंदर से एक बेहद खूबसूरत लड़की बाहर निकली। डार्क पैंट सूट, बिखरे हुए बाल भी बिखरे नहीं लग रहे थे और उसके पैरों में स्ट्राइकिंग रेड हाई हील्स द, जिनकी आवाज उस गिले पेवमेंट पर क्लिक क्लिक करके गूंज रही थी। वो मेरे पास आकर झुकी। उसकी आवाज में अचानक एक घबराहट थी। क्या तुम ठीक हो? आई एम सो सॉरी। मेरा ध्यान भटक गया था। उसने मेरा चेहरा नहीं देखा, बस मेरी हालत देखकर अपना महंगा पर्स खोला और 3000 युआन की मोटी गाड़ी मेरे हाथ में थमा दी। ये लो, जल्दी हॉस्पिटल जाओ, मुझे एक जरूरी काम से निकलना है। वो निकलने ही वाली थी, तभी अचानक रुकी, फिर से नीचे झुकी और एक स्टिकी नोट पर जल्दी से एक नंबर लिखा। अपना ID कार्ड भी मेरे हाथ में दे दिया। मुझे कभी भी कॉल करना। मेरा नाम सोफिया लिन है। और बस 1 मिनट के अंदर वो गाड़ी लेकर गायब हो गई। मैं दर्द से कराहता हुआ खड़ा हुआ। हड्डियां तो सलामत थीं, पर स्कूटर का अगला पहिया पूरी तरह मुड़ चुका था। कैसे न कैसे उसे घसीट कर मैं अपने कमरे पर लाया। एक लकड़ी के स्टूल पर बैठकर मैं अपने जख्मों पर दवा लगा रहा था। टेबल पर वो पैसे और सोफिया का ID कार्ड रखा था। रात के बज चुके थे 12:30। मैंने उस नंबर को घूरा और फिर फोन लगा दिया। कोई जवाब नहीं। 1 मिनट रुका, फिर लगाया। इस बार गुस्से में मैंने तीसरी बार डायल किया और तभी उसने फोन उठाया। आवाज में नींद और थोड़ा गुस्सा था। कौन है? जो भी है जल्दी बोलो, मैंने बिल्कुल शांति से कहा। अभी थोड़ी देर पहले तुमने मुझे अपनी गाड़ी से टक्कर मारी थी। यहीं से गेम पलट गया। उसका लहजा अचानक बदल गया। वो माफी मांगने लगी। आई एम सो सॉरी। तुम किस हॉस्पिटल में हो? डॉक्टर ने क्या कहा? मैंने कहा, मैं ठीक हूँ, बस मेरा स्कूटर टूट गया है। चलो शुक्र है तुम ठीक हो, मैं स्कूटर के पैसे दे दूंगी। कितना खर्च आएगा? जो पैसे तुमने दिए वो रिपेयर्स के लिए काफी हैं, लेकिन तुम्हारा ID कार्ड मेरे पास है, कब लेने आओगी? उसकी आवाज थोड़ी हिचकिचाई। अभी? क्या मैं किसी दोस्त को भेज दूं? मैं थोड़ी फांसी हुई हूँ। मैंने कहा ठीक है और अपना एड्रेस दे दिया। सोचो जरा, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। 20 मिनट बाद मेरे दरवाजे पर जोर से थपथपाहट हुई। दरवाजा खोलते ही मेरे होश उड़ गए। सामने 4 आदमी खड़े थे। सबसे आगे जो लड़का था वो मेरी ही उम्र का था, पर उसके चेहरे पर एक अजीब सा घमंड और बेरहमी थी। उसके पीछे 3 बड़े बड़े गुंडे खड़े थे। उस लड़के ने एक गंदी मुस्कान के साथ पूछा, क्या तुमने ही कॉल किया था? मैंने कहा हाँ। उसने गुस्से में पूछा, सोफिया का ID कार्ड कहाँ है? मैं बोलने ही वाली था कि यहाँ है, तभी अचानक उसने मेरे चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारा और फिर मेरे पेट में एक लात दी। मुझे समझ ही नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। मैं जमीन पर ढेर हो गया। मैं उठने की कोशिश कर रहा है, पर वो मुझे लगातार लातों से पीट रहा था। कुछ ही देर में मेरे मुंह से खून आने लगा। तभी मेरे रूममेट लियो मार्टिनेज ने अपने कमरे का दरवाजा खोला। ये नजरा देखा और डर के मारे तुरंत दरवाजा बंद कर लिया। उस लड़के ने अपना लेदर का जूता मेरे हाथ पर जोर से दबाया और ठंडी आवाज में पूछा, ID कहाँ है? मैं बोलना चाहता था, पर मेरा आधा चेहरा सुन्न हो चुका था। उसने अपने गुंडों से कहा, अंदर जाओ और ID कार्ड और नोट ढूंढो। उन्होंने ID कार्ड ढूंढा और उसके हाथ में दे दिया। उसने कार्ड पॉकेट में रखा और मेरे हाथ पर अपना पैर और जोर से दबा दिया। अंधे कुत्ते, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी गाड़ी को टक्कर मारने की? आज के बाद अगर तूने उस लड़की को परेशान किया तो जान से मार दूंगा। उसने मुझे एक आखिरी लाठ मारी और जाने लगा, लेकिन दरवाजे तक पहुंचते ही उसे कुछ याद आया। वो वापस मेरे बेडरूम में गया, मेरा सस्ता फोन उठाया और उसे जमीन पर दे मारा। जब उसे यकीन हो गया कि फोन के पारखाचे उड़ चुके हैं, तब वो शान से बाहर निकल गया। उनके जाने के बाद मैं बिस्तर के पास अकेले बैठ गया। उंगलियों के बीच एक सास्ता सिगरेट सुलग रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये दुनिया इतनी नाइंसाफ क्यों है। अगर उसे गुंडे ही भेजने थे तो पहले अपना ID कार्ड क्यों छोड़ कर गई? मुझे उसे पूछना था कि आखिर वो चाहती क्या है। बाहर बारिश और तेज हो गई थी, जैसे पूरी रात नहीं रुकेगी।
जब सूरज उगा तो इस शहर में मेरे जैसा एक और भटकता हुआ इंसान तैयार था। सुबह होते ही मैंने अपना सारा सामान एक सूटकेस में भरा। लैंडलॉर्ड ने मुझे घर से निकल दिया क्योंकि उसे लगा मैं गलत किस्म के लोगों के साथ उठता बैठता हूँ। मेरा सूटकेस मेरे टूटे फूटे स्कूटर पर लड़ा था। अब मेरे पास सिर्फ सोफिया के दिए हुए पैसे बचे थे। पिछले महीने मैंने अपनी सारी कमाई पापा के इलाज के लिए घर भेज दी थी। उन पैसों में से मैंने 800 युआन एक सस्ते स्मार्टफोन पर खर्च किए ताकि मैं डिलीवरी का काम जारी रख सकूं। बाकी रेंट के लिए थे। अगर रात तक कोई कमरा नहीं मिला तो मुझे किसी पुल के नीचे सोना पड़ेगा। मैंने नए फोन में अपनी सिम कार्ड डाली। फोन चालू होते ही मेरे बड़े भाई ओलिवर वेल्स का कॉल आया, जिनका पूरा नाम बिस्किट ओलिवर है। ओलिवर एक अजीब कैरेक्टर है। मेरे दादाजी को वो सड़क के किनारे लवारिस मिले थे और वो उन्हें घर ले आए थे। वो मुझसे 6 साल बड़े हैं। इन सालों में उन्होंने कई छोटे मोटे क्राइम किए हैं। अगर उन्हें 4 शब्दों में बयान करना हो तो वो है बदनाम जमाना। मैं फुटपाथ पर बैठ गया और फोन उठाया। ओलिवर ने बताया कि उन्होंने पापा के लिए एक ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन डॉक्टर का जुगाड़ किया है। वो आज रात मेरे कमरे पर रुकेंगे और कल सुबह ट्रेन से घर निकल जाएंगे। मेरा दिल बैठ गया। अगर ओलिवर को पता चला कि मेरे पास रहने की जगह नहीं है तो वो क्या सोचेंगे, और अगर उन्होंने मम्मी पापा को बता दिया तो वो फिक्र के मारे बीमार हो जाएंगे। ऊपर से मेरा चेहरा सूजा हुआ था। ओलिवर का जैसा गुस्सा है वो तब तक नहीं रुकते जब तक पूरी सच्चाई बाहर ना आ जाए। मैंने हकलाते हुए कहा, भाई आप अभी मत आओ, मुझे काम का बहुत बोझ है। लेकिन उन्होंने जिद की और कहा कि मम्मी ने घर के अंडे भेजे हैं। उन्होंने कहा, मैं पहुंचकर कॉल करता हूं, और फोन काट दिया। 2 घंटे के अंदर एक नया कमरा ढूंढना नामुमकिन था। इसीलिए मैंने उनके लिए स्टेशन के पास एक सस्ता होटल बुक कर दिया ताकि वो मेरे कमरे पर रुकने की जिद ना करें। 2 घंटे बाद मैं ओलिवर से स्टेशन पर मिला। उन्होंने एक नकली नाइकी टी शर्ट पहनी थी। मसल्स बाहर आ रहे थे और हाथ पर एक नया टैटू था। मुझे देखते ही वो जाम गए। ईथन, ये क्या हालत है तेरी? किसी से झगड़ा हुआ क्या? मैंने झूठ बोल दिया, बस गिर गया था। उन्होंने यकीन नहीं किया। ऐसे कौन गिरता है रे? किसी ने तुझे मारा है और तू डर के मारे बोल नहीं रहा है। मुझे पता था मेरे बड़े भाई को बेखौफ बनाना आसान नहीं है। उन्हें धोखा नहीं दिया जा सकता। मैंने बात बादली और कहा, चलो जल्दी, पहले आपके रुकने की जगह देखते हैं, फिर दोपहर को दवा लेने चलेंज। ओलिवर ने कुछ नहीं कहा और मेरे साथ उस छोटे से होटल के कमरे में आ गए जो मैंने बुक किया है। मैंने उन्हें वहीं रुकने को कहा और बोला कि दवा लेने के बाद मैं काम पर निकल जाऊंगा। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मम्मी पापा को इस मारपीट के बारे में मत बताना, लेकिन ओलिवर कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने मुझे दबा दिया। परेशान होकर मैंने बाट बढ़ाते हुए कहा, मुझे खुद नहीं पता उन्होंने मुझे क्यों मारा। और फिर मैंने उन्हें पिछली रात की पूरी कहानी सुना दी। मैंने फिर याद दिलाया कि घर पर मत बताना। ओलिवर कुछ देर खामोश बैठे रहे, फिर बोले, मैं नहीं बताऊंगा। उन्होंने अपनी जेब से पैसे निकाले और मेरे हाथ में थमा दिए। किसी अच्छे इलाके में एक ढंग का अपार्टमेंट ढूंढ, अपना ख्याल रख। उन्होंने एक हुकूमती लहजे में कहा, दे रहा हूं तो रख ले, बहस मत कर। आज दोपहर में दवा ले आऊंगा और तू रहने की जगह ढूंढ। मुझे महसूस हो रहा था कि वो मेरी कितनी परवाह करते हैं। मैं मान गया। मेरे पापा को किडनी की बीमारी है। उन सारे मेडिकल बिल्स ने परिवार को खाली कर दिया था। हालांकि दादाजी ने कुछ 1000 युआन छोड़े थे, पर ओलिवर ने एक पैसा नहीं लिया। सारा पैसा पापा के इलाज में चला गया। ओलिवर भले ही भटकते रहते हैं, पर उनका कैरेक्टर सॉलिड है। अब तक कहानी में सब ठीक चल रहा था, लेकिन आगे एक ऐसा दुश्मन सामने आने वाला था जिसके बारे में मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। नया कमरा और एक अजीब मुलाकात। उसी दोपहर मैंने एक शेयर्ड 3 बेडरूम अपार्टमेंट ढूंढ लिया। बाकी के 2 कमरों में एक कपल और एक सिंगल लड़की रहती थी। मैंने उसे रेंट पर ले लिया। शाम के 4 बजते ही ओलिवर का टेक्स्ट आया कि वो होटल में इंतजार कर रहे हैं। हम साथ में डिनर करेंगे और कल सुबह वो जल्दी ट्रेन पकड़ लेंगे। जब मैं उनसे मिलने निकल रहा था तभी मेरी मुलाकात उस सिंगल लड़की से हुई। वो अभी अभी काम से लौटी थी, प्रोफेशनल सूट पहने हुए। उस शॉर्ट ब्लेजर में वो बेहद एलिगेंट लग रही थी। जैसे ही वो अपने जूते बदलने के लिए नीचे झुकी, मेरी नज़र गलती से उसके कॉलर के अंदर चली गई। मैं कसम खाता हूँ, मेरा वो मतलब नहीं था, लेकिन मैं अपनी नज़र हटा नहीं पाया। जब वो खड़ी हुई तो उसने मुझे ताड़ते हुए देख लिया। उसने गुस्से और नफरत से मुझे घूरा, परवर्ट कहा, अपना कॉलर पकड़ा और अंदर चली गई। ओलिवर के साथ डिनर करने के बाद मैं होटल में ही रुका। अगली सुबह मैंने उन्हें विदा किया और वापस डिलीवरी के काम पर निकल गया। मैं रात के 11:30 बजे कदर काम करता रहा। मेरी आखिरी डिलीवरी ने मुझे चौंका दिया। वो ऑर्डर उसी बिल्डिंग से था जहां मैं रहता था, यानी उसी लड़की का कमरा जिसका नाम आईवी लेन था। मैं टेकआउट लेकर घर पहुंचा। वो कपल वहां नहीं था, पर आईवी के कमरे की लाइट जल रही थी। मैंने दरवाजा खटखटाया। उसने लाउंजवेयर में दरवाजा खोला, मुझे देखा और उसका चेहरा उतार गया। उसने तुरंत अपने नेक को कवर किया और नफरत से देखा। मैंने बैग उठाया और कहा, आपका डिनर। उसने बैग छीना और सीधा दरवाजे के पास के ट्रैश कैन में फेंक दिया। ऑर्डर में सूप का एक बोल था और जब उसने उसे झटके से पकड़ा तो कुछ सूप मेरी जीन्स पर गिर गया। वो पीछे हटी और दरवाजा जोर से स्लैम कर दिया। तभी मेरे फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, एक बैड रिव्यू। उसने लिखा था, तूने मेरा खाना किसी और को क्यों दिया?
इतने इरिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हो? एक बर्ड रिव्यू का मतलब था 300 युआं का डिडक्शन। मैं एक शिफ्ट में शायद 300 युआं कमाता भी नहीं था। मैंने कुत्ते की तरह काम किया था और एक बर्ड रिव्यू ने मुझे वापस जीरो पर खड़ा कर दिया। बुधवार की दोपहर के आसपास मुझे ऑलिवर का एक अनएक्सपेक्टेड कॉल आया। मुझे लगा वो घर की बात करेंगे। मैंने अपना स्कूटर सड़क के किनारे रोका। उन्होंने कहा, मैं वांगहुआ रोड और रेनमन रोड के इंटरसेक्शन पर हूँ, अपनी डिलीवरी खत्म करके यहाँ आ। मैंने पूछा, आप कहाँ हो? आप घर नहीं गए? कुनमिंग में क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा, मैं उस छोटे गार्डन के पास हूँ जहाँ तुझे टक्कर मारी गई थी। यहाँ आ और मुझे एग्जैक्ट जगह बता जहाँ उस रेंज रोवर ने तुझे हिट किया था। मुझे एक बुरा एहसास हुआ। उन्होंने आगे कहा, मैं तेरे लिए ये सब ठीक करने वाला हूँ। अगर तू नहीं आया तो मैं खुद सिक्योरिटी कैमरास चेक कर लूंगा। मैं दंग रह गया। डिलीवरी खत्म करके मैं उनसे मिलने गया। मैंने देखा वो उस गार्डन के पास फुटपाथ पर बैठे कैमरास को घूर रहे हैं। मुझे देखकर उन्होंने पूछा, कहाँ लगी थी टक्कर? मैंने सामने इशारा किया। वहाँ। भाई छोड़ो ना, अब हम यहाँ किसी को नहीं जानते। लेकिन उन्होंने कहा, मैं उस गाड़ी का नंबर और उन लोगों को ढूंढ निकालूंगा। उन्होंने सर झुकाया और आगे बढ़ गए। मैंने पीछे से आवाज लगाई, क्या आप आज रात मेरे कमरे पर आओगे? उन्होंने बिना मुड़े कहा, मेरी चिंता मत कर। मैंने उन्हें भीड़ में गायब होते देखा। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। वो लोग रेंज रोवर चलाते थे, महंगे बैग्स रखते हैं। ऑलिवर कुनमिंग में अनजान थे। इस तरह इन्वेस्टिगेट करना मुसीबत को दावत देना था, पर मैं उन्हें रोक नहीं सकता था। 3 रातों बाद ऑलिवर का फिर कॉल आया। उन्होंने मुझे आधे घंटे के अंदर चेलांग ऑटो शॉप पहुंचना को कहा। जब मैंने उन्हें ढूंढा तो वो एक फ्लावर बेड के पास एक सुनसान कोने में बैठे थे। उनके डायगनली सामने वही सफेद रेंज रोवर खड़ी थी। उस पर अभी भी स्क्रैच के निशान थे। मैं सुन पड़ गया। मैंने उनसे बनती की, भाई रहने दो ना। उन्होंने सपाट आवाज में कहा, नहीं, आज हम इसका हिसाब चुकता करेंगे। रात के 8 बज चुके थे, पर एरिया काफी लाइवली था। मैंने कहा, ये बदला लेने की जगह नहीं है। उन्होंने मुझे सिगरेट का एक पैक दिया और एक काली संताना गाड़ी की तरफ इशारा किया, जिसके ड्राइवर साइड के पॉकेट में टेप से लिपटा हुआ एक स्टील पाइप रखा था। अंदर बैठ, हम वेट करेंगे। अंदर बैठकर मैं बेहद टेंस था। मुझे उन पर गुस्सा था जिन्होंने मुझे मारा, पर किसी को पीटने का ख्याल ही मुझे डरो दीवार हिला रहा था। मैंने ऑलिवर को समझाने की कोशिश की, पर उन्होंने मुझे इग्नोर किया। रात के 9:15 बजे आखिरकार वो लोग बाहर आए। जेसन शॉ, जिसने मुझे पीटा था, और सोफिया लिन दोनों एक साथ चलते हुए रेंज रोवर के पास आए। जेसन ड्राइवर साइड पर बैठा। ऑलिवर ने ठंडी आवाज में पूछा, वही है? मैंने एक गहरी सांस ली। हाँ। ऑलिवर की आंखें रेंज रोवर पर टिक गई थीं। जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, ऑलिवर ने अपनी गाड़ी उसके पीछे लगा दी। एक सुनसान रिमोट सड़क पर ऑलिवर ने अपनी गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई, रेंज रोवर को कट किया और अचानक ब्रेक मारकर गाड़ी को बीच सड़क पर आधा खड़ा कर दिया। जेसन गुस्से में बाहर निकला। उसने संताना के दरवाजे पर लाठ मारी और चिल्लाया। ऑलिवर ने झटके से अपना दरवाजा खोला, जिससे दरवाजा सीधा जेसन को लगा। फिर ऑलिवर उस स्टील पाइप के साथ बाहर निकले और सीधा जेसन के सर पर स्विंग किया। जेसन ने अपने हाथ से ब्लॉक किया। ऑलिवर ने उसे एक लाठ मारी। जेसन लड़खड़ाकर फुटपाथ पर गिर गया। चेहरा पीला पड़ चुका था और बिल्कुल खामोश। उसका सारा घमंड गायब हो चुका था। सोफिया दौड़ती हुई जेसन के पास आई। वो उसके पास झुकी, फिर उसने ऑलिवर की तरफ देखा। कौन हो तुम? ऑलिवर मेरी तरफ मुड़े। यहाँ। मैं घबराता हुआ आगे बढ़ा। भाई, बहुत हो गया, चलो अब। सोफिया ने मुझे नहीं पहचाना। उस रात मैंने डिलीवरी यूनिफॉर्म और हेलमेट पहना था। अब वो मुझे और ऑलिवर को एक अजीब डर से देख रही थी। क्या चाहते हो तुम लोग? ऑलिवर झुके, पाइप को जेसन की थाई पर प्रेस किया और कहा, तुमने ईथन को पीटा, उसका फोन तोड़ा, 5000 युआन अभी ट्रांसफर करो, मामला यहीं खत्म। जेसन ने कोई जवाब नहीं दिया। ऑलिवर ठंडा हंसा। ट्रांसफर नहीं किया तो यहाँ से सलामत नहीं जाओगे। सोफिया ने अपना पर्स खोला, कैश निकाला और ऑलिवर के हाथ में थमा दिया। इसे मत मारो, जो कुछ है मेरे पास सब ले लो। ऑलिवर ने उसे देखा। ठीक है, इतना, मामला अभी के लिए खत्म है। ये मत सोचना कि पैसे हैं तो लोगों को दबा लोगे। अगर कोई शिकायत हो तो मुझे ढूंढ लेना। उन्होंने अपना नंबर दिया, पाइप रखा और मुझसे बोले, चल। फिर उन्होंने जाते जाते कहा, अगर इसने तुझे फिर परेशान किया तो मैं इसे देख लूंगा। मैंने सोफिया की तरफ देखा। वो बेहद खूबसूरत थी, ऐसी नज़ाकत जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जब मैं उसे देख रहा था तभी हमारी आंखें मिली। मुझे अचानक शर्मिंदगी महसूस। मैंने अपनी नज़र हटाई और गाड़ी में बैठ गया। ऑलिवर ने पूछा, डर गया क्या? 2 कंधे, एक सर। डरना मत, पलट कर जवाब दे। मैं थोड़ा खामोश रहा। इन सालों में कुनमिंग में मैंने हमेशा अपना सर झुकाकर काम किया था, झगड़ों से बचता रहा। मैं बस मेहनत करके पापा के ट्रांसप्लांट के लिए पैसे बचना चाहता था। मुझे खामोश देखकर ऑलिवर ने दिलासा दिया, इतना उदास मत देख। अगर वो फिर परेशान करेगा तो मैं रिज्यूमे तब तक ठीक करूंगा जब तक उसका पेट नहीं भर जाता। उन्होंने मुझे अगले इंटरसेक्शन पर ड्रॉप करने को कहा और सारे पैसे मेरे हाथ में दे दिए। उन्होंने कहा वो कुछ दिन कुनमिंग में ही रुकेंगे और ज़रूरत पड़ने पर कॉल करने को कहा। मैंने पूछा वो क्या करेंगे, तो बोले, डिलीवरी नहीं करूंगा, याद रख, पलट कर वार कर,
कायर मत बन। मैं इंटरसेक्शन पर उतरा और आधी रात को सड़कों पर भटकता रहा। ये पैसा बहुत आसानी से आया था, इतनी आसानी से कि मुझे डर लग रहा था। मैंने सोचा कि सोफिया से कांटेक्ट करके पैसे वापस कर दूं और गलतफहमी दूर करूं। मैंने ये भी ख्वाब देखना शुरू कर दिया कि काश मैं उसे जान पाता। फिर मैं खुद पर हंसा। एक डिलीवरी बॉय एक गॉडेस की अटेंशन की उम्मीद कैसे कर सकता है? लेकिन किस्मत का खेल देखो, अगले ही दिन मैं सीधा उसके सामने खड़ा होने वाला था। होटल का हंगामा और एक नया रूप। अगली सुबह मैं देर तक सोया। डिलीवरी ऐप खोली तो पहला ऑर्डर ही बहुत बड़ा था। कैटी इंटरनेशनल होटल के लिए 40 बॉक्स लंचेस। मैं 20 बॉक्सेस लेकर 29 फ्लोर के कॉन्फ्रेंस रूम में गया। जिस लड़की ने ऑर्डर दिया था उसने टेबल पर रखने को कहा। मैं बाकी के बॉक्सेस लेने वापस गया। जब मैं बाकी के डब्बा लेकर लौटा तो मेरे कदम वहीं जाम गए। भीड़ के बीच सोफिया लिन खड़ी थी। हमारी आंखें मिली। एक आदमी ने डब्बा खोला, उसे थमा दिया और कहा, आपने बहुत मेहनत की है मिस लिन, पहले आप खाना खा लीजिए। मेरा सर चकराने लगा। कल ही मैंने और भाई ने उसके बॉयफ्रेंड को पीटा था और आज मैं सीधा उसके इलाके में खाना डिलीवर कर रहा था। मैंने बॉक्सेस नीचे रखे और तेजी से एलिवेटर की तरफ भागा। जैसे ही एलिवेटर के दरवाजे खुले, बाहर 4 सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े थे। मैंने शांति से निकलने की कोशिश की पर 2 गार्ड्स ने मेरा रास्ता रोक लिया। उन्होंने कहा, हमारे साथ चलो। मैं चिल्लाया कि उन्हें मुझे रोकने का कोई हक नहीं है। लॉबी मैनेजर ने भीड़ को बताया कि एक गेस्ट ने चोरी की रिपोर्ट की है और मैं सस्पेक्ट हूँ। मेरी किसी ने नहीं सुनी। उन्होंने मुझे एक कमरे में बंद किया, मेरा फोन छीन लिया और मुझे एक कुर्सी से बांध दिया। एक मोटे गार्ड ने धमकी दी कि अगर मैं ज्यादा बोला तो वो अपना गंदा जोरब मेरे मुंह में ठूस देगा। मैं चुप हो गया। घंटों बाद सोफिया 5 लोगों के साथ अंदर आई। मुझे बंधा हुआ देखकर उसकी तेवर बदल गए। उन्होंने मुझे खोला और सबको बाहर भेज दिया। उसने पूछा, तुम्हारा जेसन के साथ क्या झगड़ा है? तुमने उसे इतनी बेरहमी से क्यों मारा? मैंने पूछा, क्या तुम अनजान बनने का नाटक कर रही हो? उसने कहा, क्या तुम बात को आसानी से सुलझा नहीं सकते? मैंने गुस्से में कहा, पहले सुनो, तुमने जो पहला लंच बॉक्स खाया आज, उसमें से कुछ निवाला मैंने पहले ही खा लिया था। तुमने मेरा झूठा खाया है और मैंने उसमें थूका भी था। उसकी आंखें फाटी की फाटी रह गई। उसने अपना मुंह पकड़ा और तेजी से बाथरूम की तरफ भागी। मैंने अपना फोन उठाया और बाहर निकल गया। बाहर आते ही पता चला कि मेरा डिलीवरी अकाउंट सस्पेंड हो चुका है। मुझे नौकरी से निकल दिया गया था। मैंने गुस्से में होटल पर थूका। तभी अचानक सिक्योरिटी गार्ड्स भागते हुए बाहर आए, मुझे धर दफ्चा और एक वान में फेंक दिया। सोफिया सेकंड रो में बैठी थी। उन्होंने मुझे फिर से बांध दिया। मैंने पूछा, अब क्या चाहती हो? उसने कहा, अगर जेसन को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कोर्ट ले जाऊंगी। कौन है जेसन? तुम्हारे भाई ओलिवर ने उसे किडनैप किया है। मैं तुम्हें उसके बदले एक्सचेंज करने ले जा रही हूँ। हम एक टूटे फूटे वेयरहाउस पर पहुंचे। सामने का नजरा देखकर मेरे होश उड़ गए। ओलिवर एक टेबल पर बैठे थे और उनके सामने जेसन और कई पीटे हुए गुंडे जमीन पर पड़े थे। जेसन पूरी तरह जख्मी था। सोफिया दौड़कर उसके पास गई। ओलिवर मुझे देखकर हैरान थे। मोटे गार्ड ने मुझे वान से बाहर फेंका। ओलिवर खड़े हो गए। उन्होंने पूछा, ये क्या चल रहा है यहाँ? सोफिया ने पूछा, क्या तुमने मेरे भाई को मारा? तभी जेसन ने बीच में टोका, इसमें इनकी गलती नहीं है। हम 5 मिलकर भी इसे नहीं पीट सके। मैं इसी के लायक था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। ओलिवर ने उन सबको अकेले ढेर कर दिया था और जेसन पूरी तरह से उनके आगे झुक चुका था। ओलिवर ने सोफिया से कहा, तुमने मेरे बंदे को पकड़ा, हिसाब बराबर। इसे छोड़ो और मैं तुम्हें जाने दूंगा। मोटे गार्ड ने थोड़ा रोब झड़ने की कोशिश की पर सोफिया ने रिज्यूमे घूरकर शांत कर दिया। उसने जेसन से बांती की कि अब मुसीबत खड़ी मत करो। उसकी आंखों में आंसू थे। जेसन पैनिक हो गया। आई एम सॉरी, अब से कोई झगड़ा नहीं होगा। मैंने चिल्लाकर कहा, पहले मुझे खोलो। उन्होंने मुझे खोला। मैंने वहां सबको पूरी सच्चाई बताई। कैसे सोफिया ने मुझे हिट किया, कैसे जेसन ने मुझे पीटा और फोन तोड़ा, और कैसे होटल ने मुझे झूठे चोरी के इल्जाम में फंसाया। सोफिया डांग रह गई। उसने माफी मांगनी और कॉम्पेंसेशन ऑफर किया। मैंने साफ मना कर दिया। तभी ओलिवर ने बीच में कहा, अगर माफी मांगनी है तो इसे अपनी कंपनी में कोई काम दे दो। सोफिया और मैंने दोनों ने एक साथ माना किया। मेरी कंपनी में ऐसे बैड कैरेक्टर के बंदे की कोई जगह नहीं है। वो बात बढ़ाई। ओलिवर ने पूछा क्यों, तो उसने हकलाते हुए कहा, इसने मेरे खाने में थूका था और अपना झूठा मुझे खिलाया। मैं हंसा और ओलिवर से कहा, चलो भाई, मैं कोई और काम ढूंढ लूंगा। मैंने सोफिया और जेसन से कहा, अब सब खत्म ना? जेसन बोला, ओलिवर, मैं आपकी इज्जत करता हूँ। अगर कभी भी कोई जरूरत हो तो बस एक बार बोल देना। ओलिवर मुझे वापस छोड़ने आए। उन्होंने पूछा आगे का क्या प्लान है, तो मैंने कहा मैं कुछ ढूंढ लूंगा। उन्होंने मुझे याद दिलाया कि कोई भी बात हो तो कॉल करना। मैं फुटपाथ पर बैठ गया। बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा था। एक भटकता हुआ कुत्ता मेरे पास आकर बैठ गया। आइवी लेन उस कुत्ते को रोज खाना खिलाती थी। उस कुत्ते की वजह से मेरी और आइवी के बीच की दूरियां मिट्टी और हम थोड़े फ्रेंडली हो गए। अगली सुबह मुझे याद आया कि मेरा स्कूटर अभी भी उसी होटल में है। मैं वहां वापस गया। वही मोटा गार्ड ड्यूटी पर था और मेरा मजाक उड़ाने लगा। तभी सोफिया की रेंज रोवर वहां आकर रुकी। उसने पूछा मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। मैंने कहा स्कूटर लेने आया हूँ। मोटे गार्ड ने बताया कि सिटी मैनेजमेंट वाल यू से उठा कर ले गए हैं। मुझे बेहिसाब गुस्सा आया।
सोफिया ने गार्ड से कहा कि मुझे उसके ऑफिस लेकर आए। ऑफिस में उसने मुझे स्कूटर के पैसे देने चाहे, पर मैंने साफ मना कर दिया। मुझे पैसे नहीं, मेरा स्कूटर चाहिए। मैंने यूज कहा कि तुम हर चीज को पैसे से तोलना चाहती हो, और मैं बाहर निकल गया। उसने पीछे से कहा, तो फिर मेरे ऊपर तुम्हारा एक फेवर बाकी रहा, जब भी जरूरत हो कॉल करना, बस वो मेरे प्रिंसिपल्स के खिलाफ नहीं होना चाहिए। बाहर आकर मुझे अपने इस घमंड पर थोड़ा पछतावा हुआ, पर कम से कम मेरे पास उसका नंबर वापस आ गया था, और यहीं से मेरी जिंदगी एक नए मोड़ पर निकलने वाली थी। दोस्ती का इम्तिहान और एक बड़ा धोखा। बाद में हमारी लिबरल आर्ट्स क्लास में लड़के बहुत कम थे, और हम हमेशा ग्रेड्स के मुताबिक फ्रंट रो में बैठते थे। हर एग्जाम में मैं और मेरा दोस्त जे या तो फर्स्ट आते थे या सेकंड। ग्रेजुएशन के बाद जे ने 590 स्कोर किया और यूसे यूनान यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला। मैंने 600 से ज़्यादा स्कोर किया था, पर मैंने ना जाने का फैसला किया। मेरे परिवार के पास पैसे नहीं थे और पापा की किडनी का इलाज चल रहा था। मैं काम करके परिवार का सहारा बांधना चाहता था। पहले कुछ साल जब जे कुनमिंग पढ़ने आया और मैं यहाँ काम करने आया, हम अक्सर मिलते थे, पर धीरे धीरे हमारे सोशल सर्कल्स बदल गए और हम उतने क्लोज नहीं रहे। फिर भी वो दोस्ती जिंदा थी। जे का एक पोस्ट देखकर मैंने कमेंट किया, हैप्पी बर्थडे बडी। उसने तुरंत रिप्लाई किया, ईथन क्या तू आज फ्री है? मेरी बर्थडे पार्टी में आ सकता है? लगभग आधा साल हो गया है मिले। मैंने लिखा, आधा साल नहीं, 8-9 महीने हो गए हैं, तेरा ग्रेजुएशन पास है। उसने बताया कि वो अब इंटर्नशिप ढूंढ रहा है। मैंने पूछा कोई अच्छी जगह मिला क्या? तो उसने कहा उसने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया है और वो होटल मैनेजमेंट में जाना चाहता है। उसने आगे कहा, अपनी गर्लफ्रेंड को भी साथ लाना, मैं देखना चाहता हूँ तो अपनी जिंदगी में अच्छा कर रहा है। गर्लफ्रेंड? मैं कहाँ से लाता? तभी मुझे याद आया कि सोफिया ने मुझसे एक वादा किया था। क्या मैं यूसिस डिनर पर ले जा सकता हूँ और जे से मिलवा सकता हूँ? वो कैटी इंटरनेशनल होटल की जनरल मैनेजर थी। अगर वो जे को जॉब नहीं भी देती तो कम से कम एक रेफरल तो दे ही सकती थी। मैंने सोफिया को कॉल किया। उसने फोन उठाया और पूछा, क्या तुम्हें पछतावा हो रहा है और तुम उन पैसों के लिए वापस आए हो? मैंने मजाक में कहा, क्या तुम नॉर्मल बात नहीं कर सकती? क्या तुम्हारी आंखों में मैं सिर्फ पैसे के लिए कॉल करता हूँ? वो खुलकर हंसी, तो फिर क्या चाहिए? मैंने कहा, तुमने मुझसे एक वादा किया था, जब तक वो तुम्हारे प्रिंसिपल्स के खिलाफ ना हो, याद है? उसने कहा, हाँ, बताओ क्या करना है? मैंने बताया, आज रात मेरे एक दोस्त की बर्थडे डिनर है, मेरे साथ चलो, बस एक बार का खाना, इससे तुम्हारा कोई प्रिंसिपल तो नहीं टूटेगा ना? डिनर? उसकी आवाज में हैरानी थी। तुम्हें लगता है मेरे पास इतना फालतू वक्त है? मैंने कहा, अगर नहीं आना तो मत आओ, मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। कम से कम मुझे पता चलाएगा कि तुम कैसी इंसान हो, या तो सिर्फ पैसे की सागी या फिर जो अपना वादा नहीं निभाती। तुम्हारी मर्जी। वो शायद थोड़ी चिढ़ गई। ठीक है, मेरा इंतजार करना, आज रात मैं डिनर पर आऊंगी, पर इसके बाद मुझे परेशान मत करना, हमारा हिसाब बराबर हो जाएगा। और हाँ, वहां मुझे एम्बैरस मत करना। मैंने कहा, ऑफ कोर्स, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, बस एक दोस्त की तरह। उसने कहा ठीक है और फोन रख दिया। मैंने एक सस्ते शॉप से एक रेड एनवलप खरीदा और उसमें 500 युआन डाल दिए। 500 युआन मेरे लिए कोई छोटी रकम नहीं थी। मुझे पता था जे के सारे दोस्त कॉलेज के हैं, शायद बड़े तोहफे लेंगे। मेरा ये छोटा सा तोहफा शायद उसे उतना बड़ा ना लगे, पर मैं जितना कर सकता था मैंने किया। शाम के 6:15 बजे मैं रेस्टोरेंट पहुंचा। सोफिया की सेव्ड रेंज रोवर पहले से वहां खड़ी थी। मुझे देखते ही वो बाहर आई। वो बिजनेस सूट में थी। मैं दरवाजे पर खड़ा उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। उसने घूरा, क्या देख रहे हो? तुमने बताया नहीं क्या पहनना है और मेरे पास चेंज करने का वक्त नहीं था। मैं सीधा ऑफिस से आ रही हूँ। मैंने मुस्कुरा कर कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी तुम फॉर्मल सूट में आओगी। तुम बेहद एलिगेंट लग रही हो। इस पर मुझे एक और घूर मिली। मैं सोफिया को लेकर प्राइवेट रूम में गया। जे टेबल के हेड पर बैठकर किसी से बात कर रहा था। रूम में लगभग 15 लोग थे। जैसे ही जे ने मुझे देखा, वो तुरंत खड़ा हो गया। ईथन, तू आखिरकार आ गया, हम तेरा ही वेट कर रहे थे। यहाँ बैठ। उसने अपने पास वाले लड़के को हटने को कहा। मैं बैठ गया और उस हटने वाले लड़के को सिगरेट ऑफर की। उसने मेरी सस्ती सिगरेट देखकर माना कर दिया और टेबल पर रखी महंगी ब्रांड की तरफ इशारा किया। जे ने सबसे मेरा इंट्रो करवाया। डोस्टन, ये ईथन है, मेरे स्कूल का सबसे पक्का दोस्त। ये टॉपर था, एग्जाम में 600 से ज्यादा स्कोर किया था इसने। मैंने एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा, पुरानी बातें छोड़ो, हैप्पी बर्थडे भाई। मैंने यूजे वो रेड एनवलप थमा दिया। उसने यूजे हल्का सा दबाया और हाथ हिलाते हुए बोला, ईथन, इसकी क्या जरूरत थी? मैंने तुझे तोहफे के लिए नहीं बुलाया, बस इतने दिनों बाद मिलना था। फिर उसने सोफिया की तरफ देखा। सोफिया ने उसके देखने पर बुरा नहीं माना और मुस्कुरा कर कहा, मैं सोफिया लिन हूँ। जे ने थोड़े घमंड से कहा, मैं जे लोपेज, यूनान यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मेजर हूँ। ईथन और मैं साथ बढ़े हुए हैं। जब वो अपनी यूनिवर्सिटी और मेजर का नाम ले रहा था तो उसकी आवाज़ थोड़ी बुलंद थी। वो काफ़ी प्राउड फील कर रहा था। एक और लड़के ने कहा, पहले ऑर्डर करते हैं। कमरे में शोर बाढ़ने लगा। जे ने मुझे एक सिगरेट दी। ईथन, अगर तू उस वक्त कॉलेज चला जाता तो आज इस तरह खाना डिलीवर नहीं कर रहा होता।
डिलीवरी बॉय? जे के पास बैठी एक लड़की ने नफरत छिपाते हुए पूछा। किस प्लेटफॉर्म पर काम करते हो? मैंने ऑनलाइन देखा है, ये डिलीवरी वाले लोगों का खाना चुरा लेते हैं। क्या ये सच है? इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, एक और लड़का बीच में कूद पड़ा। ये तो कुछ भी नहीं है। क्या तुमने वो वीडियो नहीं देखा जिसमें एक डिलीवरी बॉय कस्टमर के सूप से कुल्ला करता है और वापस उसमें ठुक देता है? मेरा चेहरा गुस्से और शर्म से लाल हो गया। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उन लोगों की तरफ या अपने पास बैठी सोफिया की तरफ देखूं। जब वो लोग आसी बातें कर रहे थे तभी एक लड़की ने अचानक सोफिया से पूछा, क्या तुम भी डिलीवरी करती हो? सोफिया ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, ईथन और मैं दोनों डिलीवरी करते हैं, हम कॉलीग्स हैं। उस लड़की ने थोड़े जलन के साथ कहा, बाहर रोज काम करना कितना मुश्किल होता होगा ना, फिर भी तुम्हारी स्किन इतनी अच्छी कैसे है? मुझे जलन हो रही है। सोफिया बस मुस्कुराती रही और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी। उन नादान कॉलेज स्टूडेंट्स को जो बोलना था बोलने दिया। जे को थोड़ा अजीब लगा। उसने धीरे से मुझे कंफर्ट किया, ईथन बुरा मत मानना, इनका वो मतलब नहीं था, बस ऐसी ही बातें कर रहे हैं। मैंने एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा, कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ। इन सालों में कुनमिंग में रहते हुए मैंने हर तरह के लोग देखे थे। कॉलेज के बच्चे सबसे भी लगाम होते हैं। उन्हें अभी दुनिया की समझ नहीं होती कि कब क्या बोलना है। सबको लगता है कि वही दुनिया के राजा हैं। 3 राउंड ड्रिंक के बाद बातें और आगे बढ़े। जे ने पूछा, तेरे पापा की हालत कैसी है अभी? क्या किडनी ट्रांसप्लांट हो सकता है? ये सवाल मेरे दिल पर एक बोझ की तरह था। मैंने अपना ग्लास उठाया और एक बार में पूरा पी गया। कोई उम्मीद नहीं है। ट्रांसप्लांट में लाखों का खर्च है, जो काफी बड़ा है, और सिर्फ पैसा ही काफी नहीं है, एक मैचिंग डोनर चाहिए। अभी बस नॉर्मल ट्रीटमेंट चल रहा है, हर हफ्ते डायलिसिस होती है। वो बिल्कुल हड्डियों का ढांचा बांध गए हैं। जैनया भरी, उस वक्त तेरे पास 600 से ज्यादा स्कोर था। तूने कॉलेज जाने की जिद क्यों नहीं की? मुझे याद है स्कूल ने तेरे लिए एक डोनेशन ड्राइव भी चलाई थी। वो पैसा तेरी पढ़ाई के लिए था। मैंने बात काटी, मैंने वो पैसा पापा के इलाज में लगा दिया। क्या तुम्हें पछतावा नहीं होता? अगर तू चला जाता तो आज तेरे पास बेहतर ऑप्शंस होते। मैंने अपना सर हिलाया। अगर मेरे पास 100 ऑप्शंस भी होते तब भी मैं वो पैसा अपने पापा के लिए ही यूज करता। जे के पास बैठी लड़की रुअन लू ने मुझे लेक्चर देना शुरू किया। तुम इतने नादान कैसे हो सकते हो? तुम्हें वो पैसा स्कूल के लिए यूज करना चाहिए था। एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाते, डिग्री लेते तो आज बेहतर नौकरी मिलती। अब इस डिलीवरी के अलावा तुम और क्या ही कर सकते हो? तभी सोफिया, जो अब तक खामोश थी, बोल उठी, किसी के हालत को जाने बिना उस पर अपना फैसला मत सुनाओ। जो तुम कह रही हो वो कुछ जगह सही हो सकता है, पर हर सिचुएशन में नहीं। रुअन ने अपनी आंखें घुमाकर उसे डिसमिस किया। जे ने उसे रोकने की कोशिश की। रुअन, मत करो। ईथन के पापा सालों से बीमार हैं, उसकी मम्मी देखभाल करती हैं, उसका पूरा परिवार उसी पर डिपेंड है। रुअन ने धीरे से बात बढ़ाया, शॉर्ट साइटेड यानी छोटी सोच। मैं क्या कहता? मुझे महसूस हुआ कि ग्लास पकड़े हुए मेरा हाथ कांप रहा है, और तभी मुझे अपने हाथ पर एक नर्म और गर्म एहसास हुआ। मैंने मुड़कर देखा। सोफिया मेरी तरफ बेहद नर्म आंखों से देख रही थी। रुआन ने हम दोनों को नफरत से देखा, फिर पूछा, जे, क्या तुमने वो रेज्यूमे सबमिट किया जो मैंने कहा था? मुझे इंटरव्यू का नोटिस आ गया है। तेरा क्या हुआ? जे ने अपना फोन निकाला और रहस्यमयी तरीके से दिखाया। देखो, इंटरव्यू का नोटिस आज ही आया है, कल सुबह। रुअन खुशी से झूम उठी। उसने जे के गाल पर किस किया। मुझे यकीन है हम दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे। टेबल के उस पार से एक लड़की ने पूछा, क्या चल रहा है? इतने खुश क्यों हो? रुआन ने घमंड से कहा, जे और मैंने अपने ड्रीम होटल में रिज्यूमे भेजा था और उन्होंने हमें कल इंटरव्यू के लिए बुलाया है। सबने अपना ग्लास उठाकर उन्हें बढ़ाई दी। अच्छी पढ़ाई का यही फायदा है, तुम अपनी पसंद की इंडस्ट्री चुन सकते हो। डिनर के बाद अगला स्टॉप एक केटीवी था जो वहां से थोड़ा दूर था। जब हम रेस्टोरेंट से बाहर निकले तो जे के कॉलेज के दोस्त आगे चल रहे थे और सोफिया और मैं पीछे चल रहे थे। मैंने धीरे से कहा, तुमने अपना वादा पूरा किया, अब तुम्हें रुकने की जरूरत नहीं है, तुम जा सकती हो। थैंक यू। उसने नर्म आवाज में पूछा, क्या तुम उनके साथ केटीवी जा रहे हो? मैंने अपना सर हिलाया। मैं कोई बहाना बनाकर निकल जाऊंगा, हमारे बीच कोई कॉमन टॉपिक नहीं है। उसने अपना मुंह बनाया। कहाँ जाओगे? मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। रेस्टोरेंट के एंट्रेंस पर जे ने टैक्सीज बुलाई थी। बाकी लोग बैठने लगे। अब सिर्फ 5 लोग बचे थे, सोफिया, मैं, जे, रुअन और एक और लड़का। रुअन ने सोफिया से कहा, हम सब एक में स्क्वीज हो सकते हैं, ड्राइवर को बोलेंगे थोड़ी दूर ही जाना है। सोफिया ने मुस्कुरा कर कहा, थैंक्स, पर ईथन और मुझे कुछ काम है, फिर कभी मिलेंगे। जे थोड़ा डिसअपॉइंटेड लगा। अभी से जा रहे हो? थोड़ी देर तो रुको, मुश्किल से तो मिले हैं। रुअन ने चुपके से जे को खींचा और कहा, उन्होंने फोर्स मत करो, ये लेट नाइट डिलीवरी का प्राइम टाइम है, उनका नुकसान मत करवाओ। मैंने जे से कहा, भाई हम दोनों कुनमिंग में ही हैं, टच में रहेंगे, हम निकलते हैं। ठीक है, जे ने ना चाहते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए टैक्सी रोकता है, कोई जरूरत नहीं है। मैंने अभी इतना ही कहा था कि सोफिया ने अपना की फॉब प्रेस किया। पास ही खड़ी सेफ रेंज रोवर की लाइट्स फ्लैश हुई। उसने पोलाइट तरीके से जे को वेव किया, गुड बाय। जे और रुअन के चेहरे का रंग उड़ गया, उनके एक्सप्रेशंस फ्रीज हो गए। सोफिया और मैं साइड बाय साइड रेंज रोवर की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला,
मैंने पीछे से रुअन को कड़वी आवाज में कहते सुना, तेरा पुराना दोस्त सच में अजीब है, अपनी इज्जत बचाने के लिए ये गाड़ी उधार मांग कर लाया होगा। मैंने आगे नहीं सुना क्योंकि मैं गाड़ी के अंदर बैठ चुका था। मैंने पीछे लीन किया और अपनी आंखें बंद कर ली। मुझे अपना फ्यूचर नहीं दिख रहा था, पर मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। जब जिंदगी का बोझ आपका गला घोटने लगे तो अकेले अंधेरे में अपने जख्मों को चाटने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। मैं नहीं चाहता था कि सोफिया मेरे आंसू देखे, इसीलिए मैंने विंडो नीचे की और हवा को उन्हें सुखाने दिया। गाड़ी मेरे कम्प्लेक्स के बाहर रुकी। मैं उतरा और यूज गुड बाय कहा। जैसे ही मैं मुड़ने लगा, सोफिया ने आवाज दी, ईथन, क्या अभी भी मेरे ऊपर तुम्हारा कोई फेवर बाकी है? मैं रुका, मुड़कर सर हिलाया। नहीं। उसने सुकून की मुस्कान के